D6 लास्ट है, मेरे को पिक देना D7 का। एक मिनट से भेजा। हाँ एक सेकंड, हाँ ये D6 है। आपका नाम क्या है? अभिषेक से। इसका एक्सलेशन गिवन है कि राइट की तरफ बी है, तो इसका एक्सलेशन कुछ है। अब ये नीचे वाला अगर राइट तो ऊपर वाला भी उसके, देखो उसके अंदर ही तो है, तो वो भी उसके साथ साथ राइट जाएगा और एक्सलेशन सेम होगा। और ये ऊपर वाला ना, ये नीचे वाला राइट जाएगा तो ये स्ट्रिंग लंबा होगा, तो ये ऊपर वाला ऊपर भी जाएगा, ऊपर की तरफ उसका एक्सलेशन ए एज्यूम कर लेते हैं। अब इन लोग दोनों स्ट्रिंग तो कनेक्टेड है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट आएगा। वॉल के इस पॉइंट का एक्सलेशन 0 है, पुली इस नीचे वाले के ऊपर फिक्स्ड है, बी के ऊपर, बी का जो एक्सलेशन होगा पुली का भी वही एक्सलेशन होगा, पुली के इस पॉइंट का भी वही एक्सलेशन होगा, पुली के इस पॉइंट का भी वही एक्सलेशन होगा। स्ट्रिंग से परपेंडिकुलर है तो इसका अलोंग द स्ट्रिंग कंपोनेंट कितना आएगा? 0। और इस ए ब्लॉक का इस पॉइंट का एक्सलेशन ए बी है, बी बी है, ए तो पूरा आ जाएगा, बी जो है वो स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर है, तो फिर से अलोंग द स्ट्रिंग कंपोनेंट कितना आएगा? 0। ये लेंथ को इंक्रीज कर रहा है, ये लेंथ को डिक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज इज इक्वल टू डिक्रीज, तो इसका एक्सलेशन आ गया ए आई कैप प्लस बी दिया हुआ है, बी आई कैप प्लस बी जे कैप, क्योंकि ए बी बी के इक्वल आ गया। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगाया और इंक्रीज को डिक्रीज कर दिया। ओके सर, उसके ऊपर भी सर एक दो क्वेश्चन थे व्हाट्सएप पे। उसके ऊपर पुली है दो, वो वाला। हाँ, और एक उसके ऊपर था, वो सॉल्व करके मैंने भेजा था, मेरा V0 आ रहा था, आंसर 2 दिया है। ये पूछना था मतलब कहाँ रॉन्ग कर रहा हूँ। क्या बोल रहे हो? उसके ऊपर तुमने सॉल्व करके भेजा था? ये तो ऑब्जेक्टिव तुमने मुझे भेजा है, मैंने अभी देखा, तो सब्जेक्टिव तो पूछ रहे थे। तुमने मुझे जो सॉल्व करके भेजा ना, उसको मैं ऐसे बता देता हूँ। देखो ये जब ना वेज इस तरफ जा रहा है 2 की स्पीड से, तो ये इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज। और ये लेंथ, वो भी इंक्रीज हो रही है वो। और इस दोनों का सम, दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो वो लेंथ इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है कि कांस्टेंट है? वो तो कांस्टेंट होगा था। हाँ, तो ये लेंथ चेंज हो रहा है, ये दोनों को मिला के, ये दोनों मिला के लेंथ चेंज हो रहा है, नहीं, मिला के नहीं हो रहा ये लेंथ चेंज हो रहा है। है। नहीं, वो और साइड वाला और ऊपर वाला तो फिक्स है।
ये चेंज हो रहा है, 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 इनमें से कोई भी लाइन चेंज हो रहा है। ये चारों नहीं चेंज हुए। हाँ, ये 4 नहीं चेंज हो रहे थे सर। इनमें से कोई भी लाइन चेंज नहीं हो रहा है ना। बट ये दोनों तो ये पूरा कंबाइन लाइन होके नहीं चेंज हो रहे ना। ये डिक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। ये जितना डिक्रीज हो रहा है ये उतना ही इंक्रीज हाँ, हो रहा है, तो ये दोनों का सम चेंज हो नहीं रहा है। नहीं सब नहीं चेंज इन हो दोनों का रहा। सम तो चेंज हो रहा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी स्ट्रिंग का लेंथ चेंज हो रहा है, मतलब ये टोटल लेंथ चेंज हो रहा है। नहीं, अब ये टोटल लेंथ चेंज नहीं हो रहा तो ये लेंथ चेंज होगा। नहीं फिर तो वो भी नहीं होगा। अब ये लेंथ चेंज नहीं होगा तो फिर इसका वेलोसिटी कितना होगा? वो नहीं रहेगा। हम्म? तुमने आंसर क्या बोला? अगर आवाज नहीं आई आपकी सर। या तुम्हारा आवाज क्लियर नहीं आ रहा है? हेलो सर। और कोई डाउट है? हाँ बोलो। सर इसमें क्या होगा फाइनल आंसर नहीं समझ में आ रहा। तो तुम मुझे बता दो ये लेंथ चेंज होगा क्या? नहीं चेंज होगा तो इसका वेलोसिटी कितना होगा? इसका वेलोसिटी फिर 0 होगा ना। नहीं तो हाँ ठीक होगा, बट ये जीरो किसके रिलेटिव होगा? इस वेज के रिलेटिव क्या होगा? देखिए वेज इधर जा रहा है, वेज इस तरफ जा रहा है तो ब्लॉक यहीं जाएगा कि ब्लॉक भी साथ में जाएगा? ब्लॉक का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में टू होगा। हाँ, ठीक है? तो मतलब v इक्वल टू शांतनु हो क्या? वो वेज की रिलेटिव है। हाँ हाँ। हाँ सर, आपने वो शांतनु बोला क्या? नहीं मैं पूछा उसका नाम क्या है? आवाज अभिषेक एकदम सर। क्लियर नहीं आ रहा था। अभिषेक क्या ठीक? देखो तुमने एक गड़बड़ किया, तुमने इसका जो डिफरेंशिएशन है ना, डी एल एल एस या जो भी तुमने लिखा है उसका डिफरेंशिएशन जीरो आया तुम्हारा। डी एल फाइव बाई डी टी जीरो आया। अब ये जो डी एल फाइव बाई डी टी है ना, इसमें ये भी मूव कर रहा है और ये भी मूव कर रहा है। अब डी एल फाइव बाई डी टी जीरो आया, इसका मतलब ये वाला फ्री होगा कि नहीं वाला फ्री होगा? सर मुझे आपकी आवाज ही नहीं आ पा रही थी। अरे पता नहीं, मैंने जो मेथड किया है उससे करो ना, उससे बहुत जल्दी होता है। ये डिफरेंशिएशन वाला मेथड मत यूज करो ना। मेरा मेथड ये है, देखो कि इसका वेलोसिटी ना रिलेटिव में ये ऐसे जाएगा, तो ये मान लो कि ये नीचे जाएगा रिलेटिवली। ये मैंने रिलेटिवली नीचे माना है और एक्चुअल में ये ऐसे भी इसके साथ साथ भी जाएगा। अब सारे पॉइंट्स का वेलोसिटी दिखाओ, इसका 2 है, इन सब का 0 है, इसका भी 2 है, 0 0 0। इसका भी इस डायरेक्शन में 2 है, 2 का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा 2 cos थीटा। इसका भी है और इस 2 का भी इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा 2 cos थीटा। ये लेंथ को डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ये सर। लेंथ को डिक्रीज कर रहा है, ये भी लेंथ को ये लेंथ को इंक्रीज कर रहा है और ये भी लेंथ को इंक्रीज कर रहा है और ये भी लेंथ को इंक्रीज कर रहा है। तो डिक्रीज जो है वो 2 + 2 cos थीटा है और इंक्रीज है, गाड़ी का पूरा मैं बना लो,
ये कैंसिल हो जाएगा तो v जीरो आ जाएगा। वो डिफरेंशिएशन वाला ही मेथड है। हाँ सर। और सर दूसरा वाला क्वेश्चन भी बता दीजिए, लेफ्ट वाला। वो सब्जेक्टिव में किसी को और कोई डाउट है क्या? ऑब्जेक्टिव D7 सर पार्ट 1 में C5। पार्ट 1 का C5। C5 क्वेश्चन यही है ना कि पुली है यहाँ पे और यहाँ पे भी ऐसे है। इसमें एक हमने यहाँ से फोर्स लगाया F। F का वैल्यू निकालना है। तो F का वैल्यू निकालने के लिए पहले तो हम लोग एक छोटा सा स्ट्रिंग को सिस्टम मान रहे हैं। फिर छोटे से स्ट्रिंग को सिस्टम मानेंगे तो इस पे फोर्स एक F नीचे लगेगा और एक टेंशन ऊपर लगेगा। अब ये मासलेस है। मासलेस ऑब्जेक्ट का नेट फोर्स जीरो होता है क्योंकि नेट फोर्स ma के इक्वल होता है ना। अब ऑब्जेक्ट मासलेस है तो उसका मास जीरो है। अब मास जीरो तो नेट फोर्स को भी कितना होना पड़ेगा? जीरो। तो ये तुम लोग सब याद रखना, मासलेस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स हमेशा जीरो होता है, भले उसके पास एक्सलेशन हो या ना हो। क्योंकि मासलेस ऑब्जेक्ट है, उसका मास जीरो है, भले उसके पास एक्सलेशन हो या ना हो, उसका नेट फोर्स कितना आएगा? जीरो आएगा। तो ये मासलेस ऑब्जेक्ट है तो उसका नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। नेट फोर्स जीरो होने के लिए टेंशन को किसके इक्वल होना पड़ेगा? एफ के इक्वल। तो यहाँ पे स्ट्रिंग का टेंशन कितना आ जाएगा? एफ के इक्वल। ये पूरे स्ट्रिंग का टेंशन एफ आ जाएगा। अब हम पुली का एफबीडी बनाते हैं। पुली का जब एफबीडी बनाएंगे तो पुली में ऊपर एफ फोर्स लग रहा है, यहाँ पे भी ऊपर एफ फोर्स लग रहा है और नीचे यहाँ से टेंशन लग रहा है। अब पुली भी मासलेस है तो इस पे भी नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। अब नेट फोर्स जीरो होने के लिए इस टेंशन को कितना होना पड़ेगा? 2F। अब हम लोग ब्लॉक का एफबीडी बनाएंगे। ब्लॉक में नीचे mg लग रहा है, ऊपर टेंशन लग रहा है जो कि 2F के इक्वल है। अब ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है तो फोर्स को बैलेंस होना पड़ेगा। तो 2F is equal to mg, so F is equal to mg/2। मासलेस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स हमेशा होता है। सर पार्ट 2 का D2। पार्ट 2 का D2। इसका एक्सेलेरेशन दिया हुआ a1 है, इसका एक्सेलेरेशन दिया हुआ a2 है और हमें इसका एक्सेलेरेशन निकालना है। अब ये सब स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्टेड है तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगेगा। सर नीचे की इस तरफ ऑब्जेक्ट का इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन क्या? A2 नीचे की तरफ है हाँ सर। ये A2 ठीक है, इसका A2 नीचे की तरफ है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसके इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन कितना है? a1 है। पुली के इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन कितना है? कैपिटल ए। पुली के इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन कितना है? कैपिटल ए। और इस ऑब्जेक्ट का इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन कितना है? a2। ये लेंथ को डिक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, ये भी इंक्रीज कर रहा है, तो सिर्फ ये डिक्रीज कर रहा है। तो डिक्रीज इज इक्वल टू इंक्रीज। यहां से हमारा ए आ जाएगा। सर वो दूसरा वाला A इंक्रीज कर रहा है कैसे? ये इंक्रीज कैसे कर रहा है? पहले A2 तो पहले सुनो, हाँ,
पहले स्ट्रिंग इतना लंबा था, ये ए की वजह से ये पॉइंट ऊपर जा रहा है, तो अब स्ट्रिंग ऐसे हो जाएगा, तो इंक्रीज ही तो होगा। जब ए का इफेक्ट देखेंगे तो ए2 को मत देखो। सर तो उसमें पुली के इफेक्ट की वजह से मैं A2 का एक्सीलरेशन नहीं देखूं कि A2 नीचे जा रहा है। ए2 नीचे जा रहा है, ठीक है। ए टू का सबका अलग अलग इफेक्ट देखेंगे। पुली ऊपर जा रहा है इन्होंने माना है, तो पुली जब ऊपर जा रहा है तो फिर ये पॉइंट भी ऊपर जाएगा, तो स्ट्रिंग का लेंथ इंक्रीज होगा। ए2 नीचे जा रहा है तो ए2 की वजह से भी स्ट्रिंग का लेंथ इंक्रीज होगा। पहले तो ये लेंथ इतना था, ए2 नीचे चला गया तो उसकी वजह से भी स्ट्रिंग का लेंथ इंक्रीज होगा। ठीक है सर। D5 में डाउट है अभिषेक को। सर D4 भी। D4 भी, चलो पहले D4 कर लेते हैं। D4 में ये रॉड जो है वो ऐसे रोटेट कर रहा है, रॉड ऐसे रोटेट कर रहा है, ये पॉइंट फिक्स है रॉड का, और ये ब्लॉक आगे की तरफ जा रहा है रूट की स्पीड से। अब रॉड ऐसे रोटेट कर रहा है तो रॉड के ये पॉइंट जो है ना, इसके पास वेलोसिटी ऐसे टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, v एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है तो ये पॉइंट के पास वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा। अब यहाँ पे ये दोनों डायरेक्ट कांटेक्ट में, तो यहाँ पे वेज कंस्ट्रेंट लगेगा। ये एंगल 60 है तो ये एंगल 30 डिग्री आ जाएगा, और ये एंगल 60 डिग्री आ जाएगा। वेज कंस्ट्रेंट लगेगा। वेज कंस्ट्रेंट क्या है कि कॉन्वेक्स सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों के वेलोसिटीज के कंपोनेंट इक्वल होना पड़ेगा। तो इस पॉइंट का कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या आएगा, v sin 60, और इस वेज का इस कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है, √3, तो ये दोनों को इक्वल होना पड़ेगा। यहाँ से v आ जाएगा। D5 ये लिफ्ट है, ये पुली है, और यहाँ पे स्ट्रिंग जो है ना वो यहाँ पे इसके ऊपर रैप्ड है, और फिर यहाँ से एक ब्लॉक भी है, यहाँ से भी एक ब्लॉक हैंग्ड है। इस लिफ्ट का वेलोसिटी ऊपर की तरफ 2 है, ये ब्लॉक नीचे की तरफ 2 से जा रहा है, और यहाँ पे ना कि एक्स्ट्रा वाइंडिंग भी हो रहा है। एक्स्ट्रा वाइंडिंग 2 की स्पीड से हो रहा है। तो इस ब्लॉक का वेलोसिटी पूछा है, तो हम लोग फिर से वो स्ट्रिंग के तो कनेक्टेड है तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगाएंगे। इस ब्लॉक का वेलोसिटी v एज्यूम कर लेते हैं। तो ब्लॉक के इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना होगा, v। पुली के इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना होगा, पुली देखो लिफ्ट में फिक्स्ड है, लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो पुली भी ऊपर जाएगा, तो पुली का ये पॉइंट भी ऊपर जाएगा 2 से। सिमिलरली पुली का ये पॉइंट ऊपर जाएगा 2 से। स्ट्रिंग का ये पॉइंट, अब ये एक्स्ट्रा वाइंड कर रहा है 2 के स्पीड से, तो स्ट्रिंग का अगर ये एक्स्ट्रा वाइंड कर रहा है 2 के स्पीड से, तो स्ट्रिंग का ये पॉइंट नीचे की तरफ जाएगा 2 के स्पीड से, और ये खुद भी नीचे 2 के स्पीड से जा रहा है, तो इसकी वजह से भी स्ट्रिंग का ये पॉइंट 2 के स्पीड से नीचे जाएगा। तो नेट स्ट्रिंग का ये पॉइंट का वेलोसिटी आ जाएगा 4। एक वाइंडिंग की वजह से आएगा और एक इसकी वजह से आएगा। अब इंक्रीज इसको टू डिक्रीज कर देंगे।
ये लेंथ को डिक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, ये भी इंक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज इज इक्वल टू इंक्रीज 8 आ जाएगा। अभिषेक को समझ में आया ये? इसमें शायद तुमने ये वाला 2 ही लिया, इसमें 2 चीज हो रहा है, बाइंडिंग भी हो रहा है और ये ब्लॉक भी नीचे 2 से जा रहा है, तो इसका इफेक्ट 4 आएगा। और किसी को कोई डाउट है? चलो अब हम लोग फ्रिक्शन स्टार्ट करते हैं। सर बोलो। सर आपने क्या बोला जेपीएन सर को? हाँ सर जेपीएन सर को जेपीएन सर को मैंने बोल दिया कि मेरा एनएलएम तक कंप्लीट हुआ है सर, ये अभी तक। बाकी तुम लोग जेपीएन सर से बात करो। सर एक है ना थोड़ा मतलब कंसेप्चुअल टाइप डाउट था थोड़ा एलएलएम में, क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं था। बोलो बोलो। हाँ सर, एक मतलब एक पुली है जिसके 2 तरफ मतलब ब्लॉक्स अटैच, मतलब थ्रेड स्ट्रिंग के थ्रू अटैच, दोनों का मासेस अलग अलग है। और अभी ऊपर पुली के एक और स्ट्रिंग लगा है। तो सर मुझे इसमें मतलब ये एक चीज समझ में नहीं आती कि मतलब अभी ऊपर वाले पुली के ऊपर वाले स्ट्रिंग पे जो टेंशन लगेगा उसको मैं m1 प्लस m2 क्यों नहीं, m1 प्लस m2 इंटू जी क्यों नहीं ले? क्योंकि अगर सपोज ये दोनों का मास इक्वल होता तभी हम m1 प्लस मतलब 2m1g लेते ना। नीचे दोनों ब्लॉक से दोनों का मास अगर सेम होता, फिर अगर जब ये अलग अलग है तो उसमें मतलब जो देखे तो वो इंटरनल रहेगा ना, जो अंदर ही जब ये ब्लॉक्स अगर घूमेंगे एक्सेलरेशन आएगा तो उससे वो टेंशन पे, ऊपर वाले स्ट्रिंग के टेंशन पे क्या फर्क पड़ रहा है? एक्सेलेरेशन इंटरनल जैसा कोई चीज नहीं होता, एक्सेलेरेशन तो है ही ना, फोर्स इंटरनल होता है। एक्सेलेरेशन इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो अब इसमें ये टेंशन और ये mg बैलेंस नहीं होंगे ना, एक्सेलेरेशन है। फिर वो उससे वो वाले टेंशन पे ऊपर वाले लेकिन उससे वो ऊपर वाले स्ट्रिंग के टेंशन पे क्यों फर्क पड़ रहा है? मुझे वो समझ में ही नहीं आता है। मतलब वो कैलकुलेशन के थ्रू हम मतलब देख सकते हैं, फॉर्मूला के थ्रू। अरे ये हमारा सिस्टम है, इस सिस्टम में ये 3 फोर्स लगा और इस सिस्टम के अंदर जो है उसके पास एक्सेलरेशन है, तो फोर्स बैलेंस नहीं होगा। यहाँ पे न्यूटन्स लॉ का इक्वेशन लिखना पड़ेगा। सिस्टम के अंदर जो भी है उसके पास एक्सेलरेशन है ना, तो फोर्स नहीं बैलेंस होगा, न्यूटन्स लॉ का इक्वेशन लिखना पड़ेगा। हाँ ठीक है सर। या फिर तुमको ये पता है, ये चीज पता है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है। अब इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा ना, उसका एक्सेलरेशन निकालोगे तो वो भी आएगा, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन, दोनों के पास एक्सेलरेशन है, तो ACM निकालना, उसका कुछ वैल्यू आएगा। अब नेट फोर्स को तो एम लिखोगे, एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का लेना जो कि 0 नहीं है, तो फिर आएगा। हाँ उससे बराबर है। हाँ फिर ठीक है सर। सर एक और डाउट था, वो जैसे ब्लॉक और
में, तो अभी वो एक समझ में नहीं आता है, एक्सेलरेशन सेम लेना और डिफरेंट लेना थोड़ा ये स्लोली बोलो, थोड़ा बहुत नॉइज है पीछे। स्लोली बोलो एक बार, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, वापस बोलो। सर मैं बोल रहा था जैसे ब्लॉक और पुली या वेज वाले में ये तो भी नहीं, दो अगर ब्लॉक्स रहते हैं तो उसमें मतलब एक्सेलेरेशन सेम लेना है कि डिफरेंट, ए वन लूँ, ए टू लूँ या ए लूँ, इसमें कंफ्यूजन रहता है मतलब। ये कुछ कैसे कुछ है क्या एक बार मतलब? फिर से बोलो, मुझे बहुत नॉइज, वापस बोलो। एक मिनट सर, रुकिए एक मिनट। हेलो। हाँ बोलो, आप सही है। हाँ सर, ये बोला था कि एक्सेलरेशन कब सेम होगा और डिफरेंट रहेगा, ये मतलब क्लियर नहीं हो गया है। वो तो मतलब वो अलग अलग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो फील करोगे तो समझ में आएगा। ये मतलब एग्जांपल दो तो मैं बता दूंगा। यहाँ पे वेज है, वेज के ऊपर ये ब्लॉक रखा हुआ है, सब स्मूथ सरफेस है, तो दोनों का एक्सटेंशन सेम होगा कि डिफरेंट होगा? सभी सेम ही होगा फिर। कैसे सेम होगा? यहाँ पे ये सेम नहीं हो पाएगा ना। इसके रिलेटिव देखोगे ना, वेज के रिलेटिव, तो ये ब्लॉक मूव करेगा, क्योंकि इस ब्लॉक, तो ये वेज के रिलेटिव अगर ये मूव कर रहा है तो फिर इसका एक्चुअल एक्सटेंशन देखोगे तो वेज का एक्सटेंशन मिल जाएगा, दोनों का एक्सटेंशन डिफरेंट होगा। अच्छा, और वो पुली पुली वाले सिस्टम में दो तीन ब्लॉक और दो तीन पुली वगैरह रहती है, तो उसमें जब हम लोग एक्सेलरेशन मानते हैं तो वो सेम और डिफरेंट मान कैसे मानते हैं आप? पुली वाले ब्लॉक में हमेशा एक्सलेशन डिफरेंट ही मान लो, सब लोग का अपना अपना एक्सलेशन होगा। गलती से कोई सेम हो सकता है, वो अलग बात है सॉल्व के, लेकिन सबका डिफरेंट मान लो, क्योंकि सब अपना अपना मूव कर रहा है ना, ये अपना मूव कर रहा है, ये अपना मूव कर रहा है, ये अपना मूव कर रहा है, हाँ तो सर। इनका एक्सलेशन डिफरेंट होगा। हाँ, अगर ये पुली फिक्स्ड है, अगर ये पुली फिक्स्ड है, अब ये पुली फिक्स्ड है तो इन दोनों का एक्सलेशन का मैग्नीट्यूड सेम होगा कि नहीं? हाँ तब तो सेम होगा। तो वो सब अलग अलग केस पे आता है, अलग अलग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। सर फ्रिक्शन अलग चैप्टर है। फ्रिक्शन एक अलग चैप्टर है, हम लोग मतलब रेजोनेंस में फ्रिक्शन अलग चैप्टर करके पढ़ते हैं। ये एक बार कॉपी करो। नॉर्मल पास में निकालो। अब देखो ये क्वेश्चन का आंसर दो। ये ग्राउंड है, उसके ऊपर ये ब्लॉक है और ये रफ सरफेस है, तो फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। फ्रिक्शन नहीं लगेगा, ठीक है। अब ना इस ब्लॉक के ऊपर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं बहुत जोर से, 0.0000001 न्यूटन। अब फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा।
फ्रिक्शन लगेगा। अब फ्रिक्शन क्यों लगेगा? और अभी रिलेटिव मोशन हो रहा है, ये ब्लॉक मूव करेगा क्या? वो तो म्यू पे तो डिपेंड म्यू पे करेगा। डिपेंड करेगा। नहीं, नॉर्मल वैल्यू जो रियल लाइफ में वैल्यू होता है, मैंने बहुत छोटा फोर्स लगाया, रियल फिर लाइफ नहीं का मूव म्यू करेगा। नहीं मूव करेगा। लेकिन ये ब्लॉक मूव करना चाहता है कि नहीं? करना चाहता है। और इसको मूव करने से कौन रोक रहा है? नीचे वाली सरफेस। फ्रिक्शन। फ्रिक्शन रोक रहा है। तो यहाँ पे रिलेटिव मोशन हो रहा है कि रिलेटिव मोशन का टेंडेंसी है? टेंडेंसी। तो फ्रिक्शन लगेगा। अब मैं ये फोर्स को हटा दूंगा, तो रिलेटिव मोशन हो रहा है कि रिलेटिव मोशन होने का टेंडेंसी है, कि दोनों ही नहीं है? दोनों ही नहीं है। तो फिर फ्रिक्शन नहीं लगेगा। और मैंने काफी ज्यादा फोर्स लगा दिया, 1000 न्यूटन, मतलब बहुत बड़ा फोर्स लगा दिया, तो फिर ये मूव कर जाएगा। तो फिर ये ब्लॉक का ये जो सरफेस है और ग्राउंड का ये जो सरफेस है, इस दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो जाएगा, तो फ्रिक्शन लगेगा। तो फ्रिक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट है, इसको अच्छे से समझ लेना। फ्रिक्शन किसके बीच में लगता है? दो सरफेस के बीच में। यहाँ पे फ्रिक्शन जैसे एक ब्लॉक का सरफेस और ग्राउंड के सरफेस के बीच में लग रहा है। और ये दोनों सरफेस के बीच में फ्रिक्शन कब लगेगा? जब ये दोनों सरफेस के बीच में या तो रिलेटिव मोशन हो रहा है या फिर रिलेटिव मोशन होने का टेंडेंसी है, तब फ्रिक्शन लगेगा। इन दोनों सरफेस के बीच में फ्रिक्शन कब लगेगा? जब ये दोनों सरफेस के बीच में या तो रिलेटिव मोशन हो रहा है या फिर रिलेटिव मोशन होने का टेंडेंसी है। वो ऑफिस का काम कर रहे हैं, लकी बैठ जाओ, कान निकाल के चिल्ला चिल्ला के बात मत करो। ठीक है, फ्रिक्शन दो रफ सरफेस के बीच में लगता है जब दो रफ सरफेस के बीच में या तो रिलेटिव मोशन हो रहा है या फिर रिलेटिव मोशन होने का टेंडेंसी है। अब जैसे ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसके ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है और इस ब्लॉक पे हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, कैसे रखा हुआ है? ये ब्लॉक पे कोई फोर्स नहीं लगा ना, तो इसका यहाँ पे तो इसका आगे जाने का कोई टेंडेंसी भी नहीं है और आगे जाएगा भी नहीं। तो यहाँ पे ये दोनों सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन होगा भी नहीं और रिलेटिव मोशन होने का टेंडेंसी भी नहीं है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा नहीं। अब मैं अगर फोर्स लगा दूं, बहुत छोटा वैल्यू ले लेता हूं, तो फिर ये ब्लॉक, इस फोर्स की वजह से ये ब्लॉक आगे मूव करना चाहेगा। तो ये दोनों सरफेस के में रिलेटिव मोशन होने का टेंडेंसी होगा, लेकिन फ्रिक्शन लगेगा और फ्रिक्शन इसको रोक लेगा, तो फिर रिलेटिव मोशन होगा नहीं, बट रिलेटिव मोशन होने का टेंडेंसी है, तो भी फ्रिक्शन लगेगा। और अगर मैं बहुत ज्यादा फोर्स लगा दूं, 1000 न्यूटन, तो फिर ये मूव कर जाएगा, तो रिलेटिव मोशन हो जाएगा, रिलेटिव मोशन होगा तो भी फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है? तो फ्रिक्शन दो रफ सरफेस के बीच में लगता है कब लगता है? जब दोनों रफ सरफेस के बीच में या तो रिलेटिव मोशन हो रहा है या फिर रिलेटिव मोशन होने का टेंडेंसी है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से समझ लेना। ठीक है, अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट पे 0.0001 फोर्स लगाऊंगा, तो यहाँ पे फ्रिक्शन कितना लगेगा? उस फोर्स के करस्पॉन्डिंग। अगर मैंने इतना फोर्स लगाया तो ये ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली मूव नहीं करेगा, फ्रिक्शन इसको रोक लेगा। फ्रिक्शन इसको कैसे रोकेगा? फ्रिक्शन इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगा देगा, और फ्रिक्शन कितना लगाएगा? इतना ही लगाएगा, तभी जाके ये रुकेगा, तो फ्रिक्शन इतना लगेगा।
अगर मैं ये फोर्स को 0.002 कर दूंगा तो फ्रिक्शन कितना होगा? तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इस फोर्स को 0.003 कर दूंगा तो ये भी 3 हो जाएगा। तो फ्रिक्शन एक कांस्टेंट फोर्स है कि वेरी करता है? या सब आंसर करो, आंसर नहीं करोगे तो क्या समझ में आएगा आप लोगों को? वैरी करता है। वैरी करता है। फ्रिक्शन वैरी करता है, तो फ्रिक्शन ना सेल्फ एडजस्टिंग होता है, वो आपके आपको एडजस्ट कर लेता है। जैसे मैंने यहाँ पे 0.001 फोर्स लगाया तो ये भी 0.001 होगा। अगर मैं इसको 2 लगा दूंगा तो फ्रिक्शन भी 2 हो जाएगा। तो फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, वो अपना वैल्यू को एडजस्ट कर लेता है, और इसलिए एडजस्ट करता है ताकि रिलेटिव मोशन ना हो। फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, वो अपने वैल्यू को एडजस्ट कर लेता है, और इसलिए एडजस्ट करता है ताकि सेल्फ रिलेटिव मोशन ना हो। सर लेकिन कोई एक मैक्सिमम वैल्यू रहेगा ना जिसकी वजह से मूव करने लग जाएगा फिर ऑब्जेक्ट। हाँ, वो उसका मतलब वो हमेशा ट्राई करेगा कि रिलेटिव मोशन हो, बट उसका एक लिमिट है, वो एक लिमिट से ज्यादा नहीं लगा सकता फोर्स। ये नहीं कि वो रिलेटिव मोशन को रोक लेगा, बट वो हमेशा ट्राई करेगा कि रिलेटिव मोशन ना हो। फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, ये अपना वैल्यू को एडजस्ट कर लेता है ताकि वो चाहता है कि रिलेटिव मोशन ना हो। अब उसका एक लिमिट है, वो लिमिट से ज्यादा कुछ नहीं लगा सकता है, तो रिलेटिव मोशन हो भी जाता है, बट वो हमेशा चाहेगा कि रिलेटिव मोशन ना हो। ठीक है। अब फ्रिक्शन जो होता है ना, उसका एक लिमिट होता है, लिमिट से ज्यादा नहीं हो सकता है। उसका वो जो लिमिट है ना, उसको मैं एक बार ऐसे एज्यूम कर लेता हूँ कि 10 न्यूटन है। फ्रिक्शन 10 न्यूटन से ज्यादा नहीं लग सकता है। तो प्लीज सब लोग आंसर करो, अगर मैं यहाँ से 1 न्यूटन फोर्स लगाऊंगा तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? 1 न्यूटन। 1 न्यूटन। और रिलेटिव मोशन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा सर। नहीं होगा। अगर मैं 2 न्यूटन फोर्स लगाऊंगा तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? 2 न्यूटन। 2 न्यूटन। रिलेटिव मोशन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा सर। फ्रिक्शन नहीं होगा सर। के अगर मैं 5 न्यूटन फोर्स लगाऊं तब भी नहीं तो होगा फ्रिक्शन कितना? रिलेटिव। फ्रिक्शन न्यूटन। अगर मैं 9 न्यूटन लगाऊं नहीं होगा। 9 न्यूटन। 10 न्यूटन लगाऊंगा तो कितना होगा? हो सकता है 10 न्यूटन। अगर मैं 10 न्यूटन फोर्स लगाऊंगा तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? 10 न्यूटन। 10 न्यूटन। और रिलेटिव मोशन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। अगर मैं 11 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? फ्रिक्शन 10 नहीं लगेगा। 10 ही लगेगा। और देखो फ्रिक्शन का लिमिट है, फ्रिक्शन 10 से ज्यादा नहीं लग सकता है, तो 10 न्यूटन ही लगेगा। और रिलेटिव मोशन होगा कि नहीं होगा? होगा। 12 न्यूटन फोर्स लगाऊंगा तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? 10 न्यूटन लगेगा सर। और रिलेटिव मोशन अब हो जाएगा। अब हाँ, 12 को फिर 15 कर दो, 20 कर दो, 100 कर दो। अब फ्रिक्शन हमेशा कितना रहेगा? 10 न्यूटन फोर्स ही रहेगा। तो फ्रिक्शन देखो, दो तरह का फ्रिक्शन आ रहा है।
एक तो फ्रिक्शन तब आ रहा है जब रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, और एक फ्रिक्शन तब का है जब रिलेटिव मोशन हो रहा है। इस क्वेश्चन में ना जब तक रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा था तब तक जो फ्रिक्शन लग रहा है ना वो हर जगह सेम लग रहा है कि डिफरेंट लग रहा है। यहाँ पे रिलेटिव मोशन जब तक नहीं हो रहा था तो फोर्स के अलग अलग केस में फ्रिक्शन सेम लग रहा है कि डिफरेंट लग रहा है। जैसे फोर्स को 1 लगाएंगे, 2 लगाएंगे, 3 लगाएंगे, ऐसे करेंगे ना। सेम लग रहा है सर, सेम फ्रिक्शन लगेगा जितना फोर्स लगा रहे हैं। नहीं, तो फ्रिक्शन का जो वैल्यू है वो एक ही हाँ, वैल्यू है कि वैल्यू अलग अलग डिफरेंट है। वैल्यू है? फ्रिक्शन का जो वैल्यू है वो एक सिंगल वैल्यू है कि अलग अलग वैल्यू है? ठीक है, तो फ्रिक्शन दो टाइप का होता है। उससे पहले हम लोग दूसरा चीज पढ़ लेते हैं, रीजन फॉर फ्रिक्शन। फ्रिक्शन लगने का दो रीजन होता है कि जैसे कि ये एक सरफेस है, इसके ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है, तो इसका ना छोटा सा पार्ट को अगर हम लोग जूम करके देखेंगे ना तो ये जो सरफेस है इतना फ्लैट दिख रहा है। ये सरफेस इतना फ्लैट नहीं होगा बट कर्व होगा, और ऊपर ब्लॉक का सरफेस भी ऐसे कर्व होगा और ये ऐसे होगा। अब यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो एक्चुअल में सरफेस वैसे रफ होता है, कर्व होता है। तो अब यहाँ पे अगर मैं आगे की तरफ फोर्स लगाऊंगा तो ये इतना इजीली आगे की तरफ नहीं जाएगा ना, क्योंकि ये कर्व है। यहाँ पे इंटरलॉकिंग होके रखा है, इंटरलॉकिंग होके रखा है, तो इसको मुझे आगे की तरफ फोर्स लगाऊंगा तो ये पूरा का पूरा नीचे का सरफेस इसके ऊपर पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का एक रीजन तो ये है, इंटरलॉकिंग। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये दोनों सरफेस ऐसे रफ है, तो इन दोनों सरफेस के बीच में इंटरलॉकिंग हो जाता है, तो उसकी वजह से अगर मुझे आगे लेके जाना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा, तो नीचे वाला सरफेस भी पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा। इसी को हम फ्रिक्शन कहते थे। एक और रीजन होता है, वो होता है बॉन्डिंग। यहाँ पे क्या होता है कि इसका जो मॉलिक्यूल है और इसका जो मॉलिक्यूल है ये बहुत पास में है, तो इनके बीच में बॉन्डिंग हो जाता है, तो दूसरा रीजन है बॉन्डिंग। बॉन्डिंग हो जाए तो अगर मुझे बॉन्ड को ब्रेक करना है तो मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा, तो फिर उसमें भी फ्रिक्शन लगेगा। तो फ्रिक्शन लगने का दो रीजन होता है, इंटरलॉकिंग और बॉन्डिंग। इंटरलॉकिंग मतलब ऐसी कर्व सरफेस है, उसका भी कर्व सरफेस है, तो वो इसके अंदर घुस जाएगा, उसको कहेंगे इंटरलॉकिंग, तो मुझे आगे ले जाके फोर्स लगाना पड़ेगा फ्रिक्शन के अगेंस्ट। और एक बॉन्डिंग, अगर मैं आगे लेके जा रहा हूं तो मुझे बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, तो वो भी फ्रिक्शन होगा। पर फ्रिक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का कैसे रहता है? सारे के सारे फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का होता है, फ्रिक्शन भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का होता है, बिकॉज ये जो नीचे का सरफेस है ना, अगर इसको मैं क्या बताऊं, मतलब फ्रिक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एक तो ये बॉन्डिंग हो रहा है, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वजह से ही होता है, चार्ज की वजह से बॉन्डिंग होता है। या सर?
अब जैसे कि ये ब्लॉक है, इसके ऊपर रखा हुआ है, इस ब्लॉक ग्राउंड इसके ऊपर एक नॉर्मली एक्शन लगाएगा, सरफेस इसके ऊपर एक नॉर्मली एक्शन लगाएगा। फिर अगर हम लोग आगे से कोई फोर्स लगाएंगे तो सरफेस इसके ऊपर एक फ्रिक्शन भी लगाएगा। ठीक है, तो सरफेस इसके ऊपर नॉर्मली एक्शन लगा रहा है कि फ्रिक्शन लगा रहा है कि दोनों लगा रहा है? सरफेस इस ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, फ्रिक्शन लगा रहा है कि दोनों लगा रहा है? सिर्फ नॉर्मल लगा रहा है सर। फ्रिक्शन, ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन कौन लगा रहा है? सर ब्लॉक पे जब थोड़ा सा फोर्स देंगे तब फ्रिक्शन एक्ट करेगा ना। हाँ, फोर्स दिया हुआ है, ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन कौन लगा रहा है? सरफेस दोनों लगाएगा, फ्रिक्शन भी लगाएगा, नॉर्मल भी लगाएगा। तो ये फोर्स भी सरफेस ब्लॉक पे लगा रहा है, ये फोर्स भी सरफेस ब्लॉक पे लगा रहा है, ये फोर्स भी कांटेक्ट फोर्स है, ये फोर्स भी कांटेक्ट फोर्स है। तो इनका जो रिजल्टेंट है ना, इन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट है उसको हम r से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये r कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। इस रिजल्टेंट का प्रॉपर नाम है कांटेक्ट फोर्स। इसका प्रॉपर नाम है कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, तो सरफेस ब्लॉक पे फ्रिक्शन भी लगा रहे हैं, नॉर्मल भी लगा रहे हैं, तो दोनों फोर्स सरफेस लगा रहा है ब्लॉक पे, तो ये दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट है जो कि इतना है, इसको हम कहते हैं कांटेक्ट फोर्स। और ये जो रिजल्टेंट है, ये जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है ना, ये एंगल, इस एंगल का नाम है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और tan थीटा कितना हो जाएगा? अपोजिट बाय एडजेसेंट। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, चलो इसमें एक चीज बाद में आएगा। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना कि अगर मैं फोर्स का वैल्यू अलग अलग लूंगा 0.001, 0.002, तो ये फ्रिक्शन हर केस में एक ही लगेगा कि डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होंगे? डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होंगे। तो ये जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू आ रहा है यहाँ पे, सेम वैल्यू आएगा कि डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आएंगे अलग अलग केस में? डिफरेंट आएगा। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन मतलब जैसे ये सरफेस है, ये ब्लॉक है, इन दोनों के बीच का जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होगा वो एक कांस्टेंट वैल्यू है कि वेरिएबल है? वो अलग अलग केस में वैरी करेगा। कांस्टेंट वैल्यू। फोर्स को अगर 0.01 लगाओगे, फोर्स को अगर 0.002 लगाओगे, फोर्स को अगर 0.003 लगाओगे, तो इस दोनों के बीच का जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है वो सेम वैल्यू है कि डिफरेंट वैल्यूज है? सर फोर्स के साथ वेरी करेगा। हाँ, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होगा वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन का एक सिंगल वैल्यू आएगा कि अलग अलग केस में अलग अलग वैल्यू आ रहा है? अलग अलग केस में अलग अलग वैल्यू आएगा सर। तो उसको मैं कह रहा हूँ कि वैरी करेगा। ठीक है, अलग अलग केस में अलग अलग वैल्यू आएगा, तो एक सिंगल वैल्यू नहीं होता है, वो वैरी करता है। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। सरफेस है, उसके ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है, तो यहाँ पे सरफेस ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन भी लगाएगा और फ्रिक्शन भी लगाएगा। किसी किसी केस में ये फ्रिक्शन का वैल्यू 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि फ्रिक्शन लगा रहा है और उसका वैल्यू 0 है। ये जो नॉर्मल ऑफ फ्रिक्शन है, इसका जो रिजल्टेंट है उसको हम कहते हैं कांटेक्ट फोर्स, और रिजल्टेंट नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उस एंगल को कहते हैं हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन tan थीटा से आ जाएगा।
अब अलग अलग केस में फ्रिक्शन अलग अलग होता है फोर्स के अलग अलग वैल्यूज पे, तो अलग अलग केस का एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी अलग अलग है, तो ये वैरी करता है। अब तुम लोगों को इतना तो पता होगा ना, फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? ये सबसे ज्यादा कितना लगता है? म्यू इंटू एन, म्यू एस इंटू एन। हाँ, म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन का भी सबसे ज्यादा वैल्यू कितना आएगा? tan थीटा का सबसे ज्यादा वैल्यू कितना आएगा? tan थीटा का सबसे ज्यादा वैल्यू निकालना है तो फ्रिक्शन का भी सबसे ज्यादा वैल्यू डालेंगे। तो फ्रिक्शन का सबसे ज्यादा वैल्यू कितना होता है? म्यू एन, फिर डिवाइडेड बाय म्यू एन करेंगे। tan थीटा का सबसे ज्यादा वैल्यू कितना आ जाएगा? म्यू। इस एंगल को कहते हैं हम एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन का सबसे मैक्स वैल्यू होता है। सर मैक्सिमम फ्रिक्शन म्यू एन होता है, उसको एक बार एक्सप्लेन करिए ना। वापस बोलो एक बार। सर जो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू म्यू एन है वो एक बार बताना सर। वो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये जिसको पता है उसके लिए मैं बताया हूँ, अभी हम लोग पढ़ेंगे, अभी तक हमने पढ़ा ही नहीं। पर ये इस टॉपिक में मैंने ऐसे लिखा दिया ताकि बाद में दिक्कत ना हो, इसका यहाँ पे जरूरत था, अभी हम लोग पढ़ेंगे। सर ठीक है, अब फ्रिक्शन फ्रिक्शन अभी दो टाइप का होता है। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे कि ये ग्राउंड है, इसके ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक पे फोर्स लगाएंगे तो इन दोनों सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो जब नहीं होता है ना, उस समय जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। स्टैटिक मतलब रेस्ट पे, तो रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन तो स्टैटिक फ्रिक्शन दो रफ सरफेस के बीच में लगता है। जब भी उन दोनों रफ सरफेस के बीच में टेंडेंसी है फॉर रिलेटिव मोशन, बट रिलेटिव मोशन एक्चुअल में नहीं हो रहा है, तब स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। स्टैटिक फ्रिक्शन दो रफ सरफेस के बीच में तब लगता है जब वो दो रफ सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन होने का टेंडेंसी हो, बट एक्चुअल में रिलेटिव मोशन ना हो रहा हो। अब ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वही सेम केस के, अगर फोर्स 0.001 लगाऊंगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन 0.001 लगेगा, अगर 0.002 लगाऊंगा तो 0.002 लगेगा। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग होता है।
ये अपना मैग्नीट्यूड को सेल्फ एडजस्ट कर लेता है, मतलब वेरिएबल होता है। और ये ये अपना वैल्यू को कुछ ऐसे एडजस्ट कर लेता है ताकि रिलेटिव मोशन ना हो। स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू है वो सेल्फ एडजस्टिंग होता है, और ये अपना वैल्यू को कुछ ऐसे एडजस्ट कर लेता है ताकि रिलेटिव मोशन ना हो। डायरेक्टली अपना ऐसे एडजस्ट कर लेता है ताकि रिलेटिव मोशन ना हो। और जनरली मैक्सिमम क्वेश्चन में स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड है ना, जैसे कि इस क्वेश्चन में स्टैटिक फ्रिक्शन ही लग रहा है। हाँ, अगर मैं फोर्स 1 न्यूटन लगाऊं और स्टैटिक फ्रिक्शन ही लग रहा है, मतलब रिलेटिव मोशन हो नहीं रहा है, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? अगर मैं इस फोर्स को 1 न्यूटन लगाऊं और स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? आंसर करो। हाँ, 1 न्यूटन लगेगा। अगर मैं 2 न्यूटन फोर्स लगाऊंगा, स्टेशन लग रहा है और रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? 2 न्यूटन। 2 न्यूटन। अगर मैं यहाँ से भी 1 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ, यहाँ से भी 1 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ, स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा? यहाँ से 2 न्यूटन फोर्स लगा है, यहाँ से 1 न्यूटन फोर्स लगा है, तो इस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा पीछे की तरफ? इस केस में देखो, इन दोनों का नेट फोर्स कितना आ गया? 1 न्यूटन। अब ये फोर्स लगा है, तो फ्रिक्शन कितना लगना पड़ेगा ताकि ये रिलेटिव मोशन ना हो? फ्रिक्शन को भी 1 न्यूटन लगना पड़ेगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल होता है? नेट फोर्स के इक्वल। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है ना, वो नेट फोर्स के इक्वल होता है। और इसका जो डायरेक्शन होता है वो नेट फोर्स के अपोजिट होता है। तो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, अच्छे से सुनना, अच्छे से समझना और याद कर लेना। स्टैटिक फ्रिक्शन दो रफ सरफेस के बीच में तब लगता है जब उस दोनों रफ सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन होने का टेंडेंसी है, बट एक्चुअल में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। स्टैटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड कितना होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होता है, वो अपना वैल्यू को एडजस्ट कर लेता है, जितना जरूरत है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता है।
वो अपना वैल्यू को कुछ ऐसे एडजस्ट करता है ताकि रिलेटिव मोशन ना हो। तो रिलेटिव मोशन रोकने के लिए जितना फ्रिक्शन का जरूरत है वो फ्रिक्शन उतना ही लगेगा, जिस डायरेक्शन में जरूरत है उस डायरेक्शन में ही लगेगा। तो फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होता है, वो अपना वैल्यू को एडजस्ट कर लेता है, कुछ ऐसे एडजस्ट करता है ताकि रिलेटिव मोशन ना हो। रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए फ्रिक्शन जिस डायरेक्शन में चाहिए उस डायरेक्शन में लगेगा, जितना वैल्यू चाहिए उतना लगेगा। और मैक्सिमम केस में स्टैटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है? नेट फोर्स के इक्वल। जो नेट फोर्स जितना लगेगा फ्रिक्शन रोकने के लिए फ्रिक्शन को भी उतना ही लगना पड़ेगा। और डायरेक्शन क्या होगा? नेट फोर्स के अपोजिट। नेट फोर्स अगर राइट में लग रहा है तो रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए फ्रिक्शन को लेफ्ट में लगना पड़ेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन का सिंबल होता है Fs। यहां तक किसी को डाउट है? कुछ पूछ लो। नहीं सर, नो डाउट। अब नेक्स्ट है लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब जो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है ना, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर अगर मैं आगे की तरफ फोर्स लगाऊंगा 0.1, 1, 10, 100, तो कभी ना कभी तो रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर मैंने पॉइंट मान लो 10 में स्टार्ट हुआ, हमने 10 फोर्स लगाया, उसके बाद से रिलेटिव मोशन करना स्टार्ट हो गया। तो जब मैंने 0.1 फोर्स लगाया तो उस समय स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, और कितना लगेगा? 0.1। 0.1 लगाऊंगा तो इस समय भी स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, कितना लगेगा? 1। 10 लगाऊंगा तो इस समय भी स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा 10, और 10 से ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो अब रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगा। अब रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो गया तो फिर जो फ्रिक्शन लगता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन होता नहीं है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू होता है ना, वो सेल्फ एडजस्टिंग होता है, बट उसका एक लिमिट होता है, एक लिमिट से ज्यादा नहीं लग सकता है। ये लिमिट को हम लोग क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है वो है। इसका सिंबल होता है Fl। स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है उसको हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू को लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है ना, वो होता है μs/n, जहां पे μs है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब मुझे एक आंसर बताओ, μs/n हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन देता है? मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा μs/n होता है? हाँ स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा μs/n होता है। हाँ बाकी लोग? स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा μs/n नहीं होता है। μs/n क्या बताता है? μs/n होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन।
और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब होता है मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लो कि म्यूएस इंटू एन क्या होता है, वो स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा नहीं होता है। म्यूएस इंटू एन लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, और लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या है? मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम उतना लग सकता है, उससे कम भी लग सकता है, बट मैक्सिमम उतना लग सकता है, उससे ज्यादा नहीं लग सकता। ठीक है, तो म्यूएस ठीक इंटू है एन सर। क्या देता है? मैक्सिमम मैक्सिमम। वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे कि एक एग्जांपल करते हैं हम, यहाँ पे इसका मास 1 kg और म्यूएस का वैल्यू दिया हुआ है 0.01। तो अब इसका एफबीडी बनाएंगे तो इसमें mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा 10 न्यूटन, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा n। ये इक्विलिब्रियम में है तो नॉर्मल mg के इक्वल हो जाएगा। तो म्यूएस इंटू एन का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0.1 नहीं है, ये 0.1 है। म्यूएस इंटू एन का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 न्यूटन। ये कितना है? एन इतना है। तो अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊंगा 0.1, तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा? पॉइंट 1 न्यूटन। देखो यहाँ पे हमने फोर्स लगाया इतना, तो अब ये ब्लॉक मूव करना चाहेगा, अब फ्रिक्शन इसको रोकेगा। अब इतना फोर्स लगाया तो उसका रिलेटिव मोशन रोकने के लिए फ्रिक्शन का कितना जरूरत है? 0.1 ही तो जरूरत है, तो 0.1 न्यूटन लगेगा। तो देखो अभी जो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है वो 0.1 न्यूटन लग रहा है, म्यू एस एन का वैल्यू 1 है। तो देखो म्यू एस एन स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं बता रहा है, म्यू एस एन का वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं बता रहा है। अब अगर मैं ये फोर्स को 0.2 कर दूंगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा? 0.2। फिर से देखो म्यू एस एन नहीं आया। अब इसको अगर मैं 0.9 कर दूंगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा? पॉइंट 9। 0.9 ही लगेगा। इसको अगर मैं 1 न्यूटन दूंगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा? 1 न्यूटन। और फिर इसको अगर 1 न्यूटन कर दूंगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा कि काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक। तो अब देखो, अब स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम 1 ही लग सकता है। हमने यहाँ से 2 न्यूटन फोर्स लगाया है, तो रिलेटिव मोशन रोकने के लिए यहाँ पे 2 न्यूटन फोर्स का जरूरत है, ये 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो अब जो फ्रिक्शन लगेगा वो क्या लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो म्यू एस इंटू एन क्या बताता है? स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। म्यू एस इंटू एन स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होता हमेशा, कभी कभार होता है। जब इसको मैंने 1 न्यूटन लगा दिया तो स्टैटिक फ्रिक्शन देखो म्यू एस इंटू एन से आ रहा है 1 न्यूटन, बट ऐसा हमेशा नहीं होता है। म्यू एस इंटू एन क्या देता है? मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये बहुत अच्छे से याद कर लेना। और एक चीज और बता दो कि स्टैटिक फ्रिक्शन ना
म्यू एस एन के इक्वल होता है कि लेस देन होता है? लेस देन इक्वल। लेस देन इक्वल टू होता है, ये याद रखना। स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस एन के इक्वल नहीं होता है, या तो उससे छोटा होता है या फिर इक्वल होता है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के लेस देन होता है या फिर इक्वल होता है। किसी को डाउट है? नो सर। नहीं सर। तुम लोगों को इस चैप्टर में आंसर करना पड़ेगा, नहीं आंसर करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर तुम लोग रिस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि जब तक आंसर नहीं करोगे क्वेश्चन का तो तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज आंसर करो। मुझे बताओ स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है? रिलेटिव मोशन 0। बाकी लोग आंसर करो। स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है? रिलेटिव मोशन नहीं होगा। हाँ सर, जब रिलेटिव मोशन नहीं होगा तब स्टैटिक फ्रिक्शन। आंसर करो। अब ये ग्राउंड है, इसके ऊपर ब्लॉक है, ब्लॉक ऐसे ही रखा हुआ है, कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पे रिलेटिव मोशन हो रहा है? नहीं। नहीं हो रहा है। स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है? हाँ। बाकी लोग आंसर करो, यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है? नहीं लग रहा है सर। तो यहाँ पे तो रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है और स्टैटिक फ्रिक्शन भी नहीं लग रहा है। ठीक है? तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा फोर्स लगा दूंगा 0.0001, तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा? अब लगेगा। अगर मैंने ये फोर्स लगा दिया तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा? लगेगा सर। तो अब तो स्टैटिक फ्रिक्शन ना तब लगता है जब रिलेटिव मोशन होने का टेंडेंसी है और रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा। अगर मैं फोर्स ही नहीं लगाऊंगा ना तो यहाँ पे रिलेटिव मोशन होने का टेंडेंसी भी नहीं है और रिलेटिव मोशन हो भी नहीं रहा है, तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा। लेकिन अगर मैं छोटा सा फोर्स लगा दूंगा तो यहाँ पे रिलेटिव मोशन होने का टेंडेंसी है बट रिलेटिव मोशन हो नहीं रहा है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट एस इंटू एन स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू बताता है कि नहीं बताता है, हाँ या ना? एस इंटू एन स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू बताता है मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। हमेशा नहीं बताता सर। एस इंटू एन क्या बताता है? स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लो। एस इंटू एन स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू बताता है। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम इतना हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे कम भी हो सकता है। और स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा इससे या तो कम होगा या फिर इसके इक्वल होगा, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना अपना वैल्यू लगा के रिलेटिव मोशन को रोक सकता है। स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना लग के रिलेटिव मोशन को रोक सकता है, इसका आंसर क्या होगा? यूएसएन।
म्यू एस इंटू एन। स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना वैल्यू लगा के रिलेटिव मोशन होने से रोक सकता है? म्यू एस इंटू एन। जैसे ये सरफेस है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक का मास 10 kg है और यहाँ पे रफ सरफेस है, यहाँ पे म्यू एस का वैल्यू गिवन है 0.1। तो यहाँ पे म्यू एस इंटू एन का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0.1 इंटू नॉर्मल रिएक्शन 100 है तो 10 न्यूटन आ जाएगा। तो मैं मैक्सिमम कितना फोर्स लगाऊं ताकि ये मूव ना करे? 10। और मैं मैक्सिमम 10 न्यूटन तक ये मूव करेगा। तो मैं 5 न्यूटन फोर्स लगाऊंगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा? 5। 5 ही लगेगा। तो इसको रोकने के लिए कितना फोर्स का जरूरत है? 5 का जरूरत है, तो 5 ही लगेगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड कितना होता है? रिलेटिव मोशन होने से रोकने के लिए जितना जरूरत है उतना होता है, सेल्फ एडजस्टिंग होता है, जितना जरूरत होता है हो जाता है। और जनरली क्या होता है? नेट फोर्स इक्वल होता है। तो सिस्टम में फ्रिक्शन को छोड़ के नेट फोर्स चला जाता है न्यूटन, तो फिर स्टैटिक फ्रिक्शन भी कितना होगा? 5 न्यूटन होगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होता है? नेट फोर्स जिस डायरेक्शन में लगता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होता है, कैसे याद रखना। किसी को कोई भी डाउट है? नो सर। नहीं सर। नो सर, नो डाउट। नेक्स्ट, काइनेटिक फ्रिक्शन। इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? और ये तब लगता है जब रिलेटिव मोशन हो रहा है। ये इजी है। आवाज नहीं आ रही है सर। मैं भी कुछ बोल ही नहीं रहा था, अभी मैं देख रहा था। इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? इसका मैग्नीट्यूड होता है म्यू के इंटू एन। और इसका डायरेक्शन क्या होता है? इसका डायरेक्शन होता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेव रिलेटिव वेलोसिटी, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन ना, अब ये फिक्स्ड है, ये हमेशा म्यू के इंटू एन होता है। यहाँ पे म्यू के का नाम है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। और म्यू के का वैल्यू ना म्यू एस से स्लाइटली छोटा होता है। म्यू के का वैल्यू म्यू एस से स्लाइटली छोटा होता है, अप्रोक्सीमेटली ये दोनों इक्वल होता है। बहुत बार हम लोग म्यू के और म्यू एस को अप्रोक्सीमेटली इक्वल मान लेते हैं और उसको म्यू लिख देते हैं। बहुत बार हम लोग म्यू एस और म्यू के को अप्रोक्सीमेटली इक्वल मान लेते हैं और उसको क्या लिख देते हैं? म्यू। तो कभी म्यू गिवन है, इसका मतलब म्यू एस भी उतना है और म्यू के भी उतना है।
सर म्यू के तो ये भी आप म्यूएस लोग से काइनेटिक छोटा फ्रिक्शन कैसे हो जाता? हाँ मैं बता दूंगा, अभी पहले इतना समझो। काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है? जब रिलेटिव मोशन हो रहा होगा तब काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है? जब रिलेटिव मोशन होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लगता है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा कितना लगता है? म्यू के इनटू एन। काइनेटिक फ्रिक्शन किसके लगता है, किस डायरेक्शन में लगता है? रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में, बस। और म्यू जो होता है, मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी। म्यू के म्यू से छोटा हो नहीं, ये तो ठीक है, सही तो लिखा है। वैल्यू जो होता है वो म्यू से थोड़ा सा छोटा होता है, अप्रोक्सीमेटली ये दोनों इक्वल होता है। और बहुत बार हम लोग इस दोनों को इक्वल ही मान लेते हैं और उसको म्यू लिख देते हैं। ठीक, तो एक क्वेश्चन तुम लोग इसका आंसर बताओ। ये ब्लॉक है, इसका मास है 10 kg। ये सरफेस रफ है, यहाँ पे म्यू एस का वैल्यू है 0.1 और म्यू के का वैल्यू है 0.09। मैंने फोर्स लगाया 5 न्यूटन, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा ये बताओ। पाँच न्यूटन। हाँ सर 5 न्यूटन। यहाँ पे पहले तो हम लोग म्यू एस एन का वैल्यू निकालेंगे। म्यू एस एन का वैल्यू आ जाएगा 10। फिर हम म्यू के एन का वैल्यू निकालेंगे। म्यू के एन का वैल्यू आ जाएगा 9। अब हम लोग म्यू एस एन को देखेंगे। म्यू एस एन का वैल्यू कितना है? 10। तो यहाँ पे फ्रिक्शन ना मैक्सिमम कितना फोर्स लगा के रिलेटिव मोशन को रोक, फ्रिक्शन यहाँ पे मैक्सिमम कितना फोर्स लगा के रिलेटिव मोशन होने से रोक सकता है? 10। और 10 लगा के रिलेटिव मोशन होने से रोक सकता है, बट कितना का जरूरत है हमें? फ्रिक्शन कितना चाहिए रिलेटिव मोशन से होने से रोकने के लिए? 5 का। तो फिर फ्रिक्शन 5 का जरूरत है तो 5 ही लगेगा, 10 नहीं लगेगा, क्योंकि ये फोर्स 5 न्यूटन लग रहा है तो रिलेटिव मोशन होने के लिए 5 न्यूटन फ्रिक्शन का जरूरत है, फ्रिक्शन 5 भी लगेगा। अब ये फोर्स को अगर मैं 15 न्यूटन कर दूंगा, अब फिर से हम लोग म्यू एस एन को देखेंगे। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना से रोक सकता है? न्यूटन। जरूरत कितना है? 15 न्यूटन। तो फ्रिक्शन रोक पाएगा कि नहीं रोक पाएगा? नहीं रुक पाएगा। तो फिर स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा कि काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक। तो कितना फ्रिक्शन लगेगा? 9 न्यूटन। नहीं, ठीक है, समझ में आया? अब अगर मैं इस फोर्स को 10 न्यूटन लिखूं, ये फोर्स 10 न्यूटन है, तो फ्रिक्शन रोक पाएगा कि नहीं रोक पाएगा? रोक पाएगा। तो कितना लगेगा फ्रिक्शन? 10 लगेगा।
किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? फ्रिक्शन के सारे क्वेश्चन हम ऐसे ही करेंगे। सर आपने जैसे 15 का बताया था तो रिलेटिव मोशन हो रहा था ना? हाँ, तो उसके लिए मतलब हम लोग बोल देना काइनेटिक हो रहा है तो 9 हो जाएगा फिर। हाँ, ठीक है सर। रजत तुम्हारा आंसर गलत है। रजत, जब हम लोग 10 न्यूटन फोर्स लगाएंगे ना तो फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना से रोक पाएगा? फ्रिक्शन मैक्सिमम इतना से रोक पाएगा, तो फिर ये रोक लेगा कि नहीं इस 10 न्यूटन से? तो फ्रिक्शन 10 लगेगा। अब अगर मैं इस 10 न्यूटन को 10.01 कर दूंगा तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? 9 न्यूटन। 9 न्यूटन। अब देखो फ्रिक्शन मैक्सिमम 10 से रोक सकता है, तो इसको नहीं रोक पाएगा, तो अब मूव कर जाएगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन तो 9 लगेगा, म्यू के एन होता है क्योंकि 9 है। ओके, चलो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में कुछ होमवर्क करना है? एनएलएम का एक्सरसाइज 2 हाँ सर 2 का पार्ट 1 कर लेंगे। हाँ सर। चलो इतना कर लेना, ठीक है? सर एक डाउट है बोलो। सर, जैसे म्यूस इनटू एन मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन रहता है ना, हम्म तो सर मतलब हम लोग जैसे कोएफिशिएंट